तो जैसे ही हमने 1 मोल HCl डाला, Na2CO3 पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaHCO3 में। और अब सॉल्यूशन में केवल NaHCO3 है, तो इसके कारण रफली पीएच कितनी रहेगी, 8.5, यानी पीएच में सडन चेंज होगा 10.5 से 8.5। और अगर आपने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाला हुआ है तो फिनोफ्थलीन जो है पिंक कलर से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। आप उसी पॉइंट पर टाइट्रेशन रोक सकते हो। यानी अगर आपने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाला हुआ है तो 1 मोल HCl डालने पर कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ फिनोफ्थलीन अगर हमने इंडिकेटर डाला हुआ है मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड, कोई सा भी यूज कर सकते हो। मिथाइल ऑरेंज डाला हुआ है सपोज, अब क्या होगा, आपने 1 मोल HCl डाल दिया, स्टार्टिंग से वापस सोच रहे हैं, 1 मोल HCl डाला, Na2CO3 पूरा कंज्यूम हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, NaHCO3 में पीएच जंप भी हो जाएगी, 10.5 से 8.5 आ जाएगी, लेकिन मिथाइल ऑरेंज का कोई कलर चेंज नहीं होगा, उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो येलो ही रहेगा। लेकिन अब आप और HCl डाल रहे हो, और आपने HCl डाला, HCl डालते गए, और अब एक टाइम आएगा जब ये सेकंड रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी, और जब सेकंड रिएक्शन कंप्लीट होगी तो जंप 6.5 से 3 का होगा। यस, मिथाइल ऑरेंज जो है वो यहाँ पर कलर चेंज शो कर देगा, उल्टा पिंक से येलो हो जाए, येलो से पिंक, यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज शो कर देगा। तो मिथाइल ऑरेंज अगर आपने इंडिकेटर डाला हुआ तो वो कितने मोल्स HCl डालने पर कलर चेंज शो कर रहा है, 2 मोल्स HCl डालने पर कलर चेंज शो करेगा। वो 1 मोल पे नहीं करेगा, वो 2 मोल HCl डालने पर कलर चेंज शो करेगा। तो अब यहां पर इसी को उल्टा करते हैं, सपोज करो आपको Na2CO3 के मोल्स नहीं पता, मान लेते हैं इसके कितने मोल्स है नहीं पता, तो x मोल, और आपको टाइट्रेशन करके इसी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टाइट्रेशन करके इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस x की वैल्यू क्या होगी, वो इस पर डिपेंड करेगा कि आप टाइट्रेशन के अंदर कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हो। सपोज करो आपने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाला और अब आप उसे टाइट्रेट कर रहे हो, आप HCl डालते जा रहे हो, और 2 मोल HCl डालने पर कलर चेंज हो गया। फिनोफ्थलीन कब कलर चेंज शो करेगा, जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। फिनोफ्थलीन के केस में इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आपने जब 2 मोल डाले तभी कलर चेंज हो गया। कितने मोल्स, यानी वो 2 मोल अगर HCl डाले, इसका मतलब Na2CO3 के भी कितने मोल्स होंगे, 2 मोल होंगे, यानी इस x की वैल्यू 2 होगी। लेकिन सोचो आपने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर नहीं डाला हुआ था, आपने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाला हुआ था, और तब HCl के 2 मोल डालने पर कलर चेंज हुआ था। तब HCl के 2 मोल डालने पर कलर चेंज होता, तो क्या तब भी आप ये कहते हैं कि Na2CO3 के 2 मोल नहीं, क्योंकि अगर मिथाइल ऑरेंज के केस में HCl के 2 मोल डालने पर कलर चेंज हो रहा है, तो मिथाइल ऑरेंज तो कब कलर चेंज शो करेगा, जब दोनों रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो इसके x मोल के साथ HCl के कितने मोल्स कंज्यूम होंगे, 2x मोल, और हमने कितने डाले 2, तो 2x = 2, यानी x = 1। मतलब इन केस ऑफ फिनोफ्थलीन HPH लिखा, मोल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ HCl। दोनों में से कोई एक पता है तो दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसके 2 मोल्स है डालने पर कलर चेंज हुआ तो इसके भी 2 मोल्स होंगे, इसके 3 मोल्स डालने पर कलर चेंज हुआ तो इसके भी 3 मोल्स होंगे। बट इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड, इसके x मोल तो HCl भी कितने होंगे, 2x, यानी जितने मोल्स Na2CO3 के हैं उसके डबल मोल्स किसके डालने पड़ेंगे, HCl के डालने। बेसिकली HCl से मतलब यहाँ से H+ से, ये भी मैं बता दूं, हमें HCl आयन से कोई मतलब नहीं, मैं H+ आयन से मतलब है। तो चाहो तो आप मोल्स HCl के कह दो, चाहो तो यहाँ पर मोल्स किसके कह दो, H+ के कह दो, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज आएगा। जब आप H2SO4 की बात करोगे तो हमें H2SO4 के मोल से मतलब नहीं, हमें H+ के मोल से मतलब है। सिंस यहाँ पर H+ और HCl तो सेम है, इसीलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आंसर अलग होगा। यानी क्वेश्चन के अंदर आपको इंडिकेटर देखना होगा कि इंडिकेटर कौन सा है। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है तो आंसर अलग होगा, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है तो आंसर आपका अलग होगा। तो ये तो बात हुई Na2CO3 के मोल्स कितने होंगे वो हमने देखा। बट यहीं पर एक टाइट्रेशन वर्ड यूज किया जाता है, एक और प्रोसेस है डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन।
ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन, एक क्वेश्चन सी है जो मैंने आपको बता दी। क्या है ये? जब हम इंडस्ट्रीज में Na2CO3 प्रोड्यूस करते हैं ना, तो पहले NaCO3 बनाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट से Na2CO3 बनाया जाता है। लेकिन क्या होता है इस प्रोसेस में, Na2CO3 जो है वो बनता तो, बट वो प्योर नहीं होता, उसमें कुछ अमाउंट NaHCO3 की भी होती है। तो यानी हमारे पास मिक्सचर होता है Na2CO3 का और NaHCO3 का। तो अब हमें ये पता करना होता है कि इसमें Na2CO3 कितना और NaHCO3 कितना है, Na2CO3 कितना है और NaHCO3 कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका क्या तरीका है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको पहले आसान बना लेता हूँ। लेट्स से एक मिक्सचर है, उल्टा चलते हैं, हमें इनके मोल्स पता है, इसके 2 मोल्स और इसका 1 मोल, ऑलरेडी हमें मोल्स पता है। और अब हम इसको टाइट्रेट कर रहे हैं HCl के साथ। कितने मोल्स HCl डालने पर कलर चेंज होगा? डेफिनेटली अगेन किस पर डिपेंड करेगा? इंडिकेटर पर। हमने कौन सा इंडिकेटर यूज किया? फिनोल्फिन। क्या होगा? फर्स्ट रिएक्शन से ही मतलब है, सेकंड रिएक्शन से तो मतलब ही नहीं है। आपने HCl डालना स्टार्ट किया, कौन पहले रिएक्ट करेगा? Na2CO3, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है NaHCO3 के कंपैरेटिवली। Na2CO3 इसमें कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे इसके मोल्स कम होंगे, ये बढ़ेंगे, और जैसे ही आपने HCl के 2 मोल्स डाले, सॉल्यूशन में केवल NaCO3 बचेगा, ये और ये जो ऑलरेडी है, लेकिन अब केवल NaHCO3 है। चाहे इसके मोल्स कम हो या ज़्यादा हो, पीएच तो वही 8.5 के बराबर ही रहेगी, क्योंकि इसके कारण पीएच कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, कलर चेंज हो जाएगा। यानी फिनोल्फिन इसी 2 मोल HCl डालने पर ही कलर चेंज शो कर देगा, राइट। लेकिन यही अगर आपने मिथाइल ऑरेंज डाला हुआ तो वापस स्टार्टिंग से सोचो, 2 मोल HCl के 2 मोल्स डाले, इसके कितने मोल बन गए? 2 मोल, लेकिन कोई कलर चेंज नहीं होगा। अब सॉल्यूशन में NaCO3 के 2 नहीं 3 मोल्स टोटल, 2 जो बने हैं और एक जो है 3 मोल NaCO3 है। और अब आप चाहते हो कि सेकंड रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पर इसके 1 प्लस टोटल 2 मोल्स है, यानी 3 मोल HCl के और डालने पड़ेंगे। 2 मोल पहले डाल चुके हैं, 3 मोल यहाँ और डालेंगे, तो टोटल कितने मोल्स डालने पर कलर चेंज होगा? 5 मोल्स डालने पर कलर चेंज होगा। यानी फिनोल्फिन की प्रेजेंस में अगर कहा जाए तो HCl के कितने मोल्स डालने पड़ेंगे? वही वापस जितने मोल्स Na2CO3 के। रादर देन दिस, मैं इसे x और y की टर्म्स में लिख देता हूँ, इसके x और इसके y है, तो इक्वेशन आसानी से मिली। तो इन केस ऑफ फिनोल्फिन Na2CO3 के अगर x मोल है तो HCl के भी उतनी डालने पड़ेंगे, 2 तो 2 ही डालने पड़ रहे थे। लेकिन इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज HCl के कितने मोल्स डालने पड़ेंगे? HCl के अगर n इसके 2 थे तो टोटल इसके 4 और इसके लिए 1 था, तो यहाँ पर x है तो कितने? 2x प्लस 5 मोल्स, जो अभी काउंटिंग में आया था। जितने भी Na2CO3 के मोल्स है उसके डबल प्लस NaHCO3 के जितने, यानी y 2x प्लस y। एक क्वेश्चन सी बता रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं करना, आप कुछ नहीं करना होता। क्वेश्चन में आपको ये मोल्स दे रखे होते हैं, यहाँ से x आएगा, यहाँ से y आएगा, तो मिक्सचर के अंदर आपको Na2CO3 और NaHCO3 की कंपोजिशन पता चल जाएगी। क्यों इसे डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन कहा जाता है? तो आपको 2 बार टाइट्रेशन करनी पड़ेगी। 2 बार टाइट्रेशन कैसे? सैंपल लीजिए, 2 एक जैसे सैंपल हो, एक सैंपल में फिनोल्फिन इंडिकेटर डालो, दूसरे सैंपल में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालो। फिनोल्फिन इंडिकेटर डालो, उसमें HCl स्टार्ट करिए, जब कलर चेंज शो होता है ये पता चल गया, HCl के कितने मोल्स डालने पर कलर चेंज होगा वो आपको एक्सपेरिमेंटली पता चल गया, उससे x आ गया। मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में भी आपने टाइट्रेशन स्टार्ट की और आपने चेक किया कि कितने मोल्स HCl डालने पर कलर चेंज होता है, वो यहाँ पुट कर दो। मिथाइल ऑरेंज के केस में कितना होगा? 2x प्लस y। क्लियर? तो ये तो इक्वेशन यहाँ से बनेगी x और y की टर्म में।
एक्स और वाई की टर्म में एक बार फिर से बता देता हूँ। इसके एक्स मोल के लिए जब आप HCl के एक्स मोल डालोगे तो फिनोल्फिन कलर चेंज शो कर देगा, इसीलिए HCl के एक्स मोल डालने का। लेकिन मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में इसके एक्स मोल के लिए एक्स मोल डाले, NaHCO3 के एक्स मोल बन गए, लेकिन कोई कलर चेंज नहीं होगा। अब NaHCO3 की कितने मोल्स है, x प्लस वाई, तो सॉल्यूशन में HCl के और कितने डालने पड़ेंगे, x प्लस वाई, x ऑलरेडी डाल चुके थे, x प्लस और डाले तो टोटल कितने हो, x डाल चुके थे, x प्लस वाई और डाले तो टोटल कितने हो गए, 2x प्लस वाई। इसे कहते हैं डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन। दो सैंपल को आप टाइट्रेट कर रहे हो, एक से x और दूसरे से y आप निकाल सकते हो, इसीलिए इसे कहा जाता है डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन। समझ में आई मेरी बात? बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चंस इसी पर आएंगे और किसी पे नहीं। अब आप ये नहीं कि सर H3PO4 होगा तो कौन से इंडिकेटर यूज करेंगे, नहीं बता सकते, क्योंकि Na2CO3 ये डाइप्रोटिक हो गया तो यहाँ पर 2 बार जंप हो रहा है, लेकिन जंप की रेंज आपने नोटिस किया होगा छोटी होगी। अगर आप H3PO4 को टाइट्रेट करते हो या Na3PO4 को टाइट्रेट करते हो तो वहाँ 3 जंप आएंगे, लेकिन उन तीनों जंप की रेंज और छोटी हो जाएगी। फिर उन छोटी रेंज में थियोरेटिकली इंडिकेटर पर कमेंट करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए वहाँ पर हम नहीं बता पाते। तो कौन सा इंडिकेटर सेलेक्ट करना है, Na2CO3 वाला एक स्पेसिफिक केस था जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। बाकी तो हम पोर्नोप्रोटिक के लिए बता सकते हैं कि कौन सा इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ पर दो करना कुछ ज़्यादा नहीं, लिखिए क्वेश्चन। To determine the composition of a mixture containing Na2CO3 and NaHCO3, Na2CO3 and NaHCO3 same samples of कॉमा लगा के same samples of the mixture being titrated with HCl separately one in presence of phenolphthalein and other one in presence of methyl orange, other one in presence of methyl orange, which required 3 moles and 7 moles of HCl respectively. 3 moles and 7 moles of HCl respectively. Find moles of each in initial mixture. Moles of each मतलब mole percentage of each in initial mixture कर दो, mole percentage of each in initial mixture. तो कुछ नहीं, यहाँ पर डेटा 3, यहाँ पर 7, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 and 75%.
ठीक है। तो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट यहाँ आके कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट था पीएच कैलकुलेशन जो कि काफी लेंथी था। सेकंड पार्ट था इंडिकेटर्स। यहाँ पर दो तरह के इंडिकेटर्स में समझा चुका हूँ। एक तो KMnO4 वाला जिसे हम रेडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं, जहाँ पर KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर की तरह वर्क करता है, और सेकंड एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है ना, याद रखना। देन इस चैप्टर के थर्ड पार्ट पर हम आ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? जब भी हम पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में आप कोई सब्सटेंस डिसॉल्व करते हो तो हम कहते हैं कि कुछ सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं और कुछ डिसॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई सा भी सब्सटेंस आप पानी में डालते हो थोड़ा बहुत तो वो डिसॉल्व हो ही जाता है। हाँ, बट कुछ सब्सटेंस इतने कम डिसॉल्व होते हैं हम उन्हें कह देते हैं वो तो इनसॉल्युबल। जैसे AgCl की बात कर लो, हमें लगता है वो इनसॉल्युबल नहीं, सॉल्युबल है लेकिन बहुत कम सॉल्युबल है। प्रैक्टिकली हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ये इतना कम होता है। जिस स्केल पर आप और हम देखते हैं, सोचते हैं, उस स्केल पर तो लगता है कि ये डिसॉल्व ही नहीं हुआ, जबकि वो भी सॉल्युबल होता है। ऐसा नहीं। तो कुछ सब्सटेंस सॉल्युबल होते हैं, कुछ बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, जिसे नॉर्मली हम कह देते हैं कि वो इनसॉल्युबल है। तो सही पूछो तो इस चैप्टर में अभी हम जो बात करेंगे मेनली ऐसे सब्सटेंस की बात करेंगे जिन्हें नॉर्मली हमें लगता है कि वो तो इनसॉल्युबल है, हम उनकी बात करेंगे। लेकिन सोचो, कोई भी सब्सटेंस जो आप पानी में डालते हो, कोई भी सब्सटेंस, जैसे ये सब्सटेंस है, इसको आपने पानी में डाला, क्या होगा? पानी में आप डालोगे तो ये डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व होगा तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो BA। अब डिसॉल्व होने के बाद ये आयोनाइज हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को पानी में डालोगे वो डिसॉल्व होगा लेकिन आयोनाइज नहीं होता है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो पानी में डालने पर डिसॉल्व भी होते हैं और आयोनाइज भी होते हैं। जैसे NaCl आप पानी में डालोगे वो डिसॉल्व होकर आयोनाइज भी हो जाता है। तो इनमें से आयोनाइजेशन भी हो, कुछ 100% आयोनाइज हो जाते हैं और कुछ 100 पार्शियली आयोनाइज होते हैं। जैसे NaCl आप डालोगे तो वो तो 100% आयोनाइज हो जाएगा, लेकिन यही एसिटिक एसिड अगर आप पानी में डालोगे तो वो डिसॉल्व होगा लेकिन वो 100% आयोनाइज नहीं होगा। तो ये दो अलग अलग प्रोसेस है, डिसॉल्व होना और आयोनाइज होना, दो प्रोसेस है। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि जो डिसॉल्व होगा वो आयोनाइज होगा ही होगा, वो आयोनाइज होगा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ग्लूकोज है, डिसॉल्व होता है लेकिन आयोनाइज नहीं होता है। आयोनाइज नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं लेकिन 100% आयोनाइज हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिसॉल्व होके पार्शियली आयोनाइज होते हैं। अब यहाँ पर ये दो अलग अलग इक्विलिब्रियम है। इवन ये एक अलग इक्विलिब्रियम है, कितना डिसॉल्व होगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग है। मैंने इसको एक ही लाइन में लिख दिया, आप चाहो तो इन्हें दो रिएक्शन बना के लिख सकते हो। BA सॉलिड से BA एक्वस एक स्टेप, दूसरी स्टेप में BA एक्वस 2 ट्राई। तो ये दो स्टेप में भी आप कह सकते हो, सीक्वेंशियल इक्विलिब्रियम वाला केस भी कह सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर मैं ऐसे सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, ऐसे सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ जो पानी में बहुत कम डिसॉल्व होते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल salt। फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट यानी ऐसे सॉल्ट जिन्हें नॉर्मली हम कहते हैं ना इनसॉल्युबल, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। यानी इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻10, 10⁻, इस रेंज में बहुत कम, -10, 10⁻⁻50, इन्हें हम कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो अगर आपने पानी में एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डाला यानी बहुत कम वो डिसॉल्व होगा, यानी इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो बहुत कम होगी। इस S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो बहुत कम होगी। हाँ, लेकिन ये सिंस इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत कम है,
तो जो इसका अल्फा होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लो, एज कंसंट्रेशन डिक्रीजेस अल्फा इंक्रीजेस, तो जो इसका अल्फा होगा कंसंट्रेशन कम होने के कारण, अगर नॉर्मल केस लेते हैं तो एस माइनस अल्फा एस अल्फा एस अल्फा, लेकिन अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की मैं बात करूं तो फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ये अल्फा क्या होगा 1 होगा, मतलब जो भी सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है, अल्फा 0 मतलब ये 0, ये पूरा ये भी एस और ये भी एस, ये 100% आयनाइज हो जाएगा, 100% डिसोशिएट हो जाएगा। तो अगर हम बात ही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की कर रहे हैं तो होगा क्या, हम कह रहे हैं कि ये डिसॉल्व होगा और डिसॉल्व होने के बाद ये 100% आयनाइज हो जाएगा, ये तो बचेगा ही नहीं, तो क्यों ना हम इसे बोल दें, ऐसा बोल दें कि डायरेक्ट जो सॉलिड है वो इसी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ये तो बच ही नहीं रहा, जितना बन रहा है उतना कंज्यूम हो रहा है, तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि ये जो सॉलिड है पूरा इसी में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा केवल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए ही बोल सकते हो। तो फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आप इस रिएक्शन को 2 स्टेप में लिखने की बजाय 1 स्टेप में भी लिख सकते हो। और इसकी अगर इसकी सॉल्युबिलिटी एस है, पानी में आपने सॉलिड के तो बहुत सारे मोल्स डाले हुए हैं, सॉलिड के बहुत सारे मोल्स डाले हुए हैं, लेकिन इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो एस और एस, यहाँ पर एस जो है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी है, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम लिखते हैं KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि किसके बराबर होगा B प्लस इंटू A माइनस, तो ये एस स्क्वायर। अगर आपको KSP पता है तो यहाँ से आप सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ये सारा डिस्कशन किसके लिए, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए है। KSP से हम सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी बेसिकली एक तरह से क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी एस इज व्हाट, सॉल्युबिलिटी इन मोल्स पर लीटर। बहुतों को कंफ्यूजन होता है सर, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और अल्फा 1 लगता है कि ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं। स्पेरिंगली मतलब कम डिसॉल्व होना, कम डिसॉल्व होना या ज्यादा डिसॉल्व होना, उससे अल्फा का कोई कनेक्शन नहीं। अल्फा तो जो डिसॉल्व हुआ है उसमें से कितना आयोनाइज हो रहा है, तो ये कम डिसॉल्व हुआ है लेकिन आयोनाइज पूरा हो रहा है। ग्लूकोज बहुत सारा डिसॉल्व होता है लेकिन अल्फा 0 होता है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि जो ज्यादा डिसॉल्व होगा उसका अल्फा ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है। ग्लूकोज का सॉल्युबिलिटी, ग्लूकोज डिसॉल्व बहुत ज्यादा होता है लेकिन अल्फा उसका 0 है। ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिसॉल्व बहुत कम होता है लेकिन उनका अल्फा 1 है। तो यहाँ पर दिस इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जैसे वाटर का आयनिक प्रोडक्ट होता है इसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP पता है तो यहाँ से S फाइंड आउट कर सकते हो, और बाकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह कह सकते हो ये KSP भी फॉर ए गिवन सब्सटेंस केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो फिक्स है, टेम्परेचर चेंज होगा तो KSP की वैल्यू चेंज होगी। किसी गिवन टेम्परेचर पर आपको KSP पता है तो आप यहाँ से सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अब हम बात करें मेनली KSP वाले केसेस की, क्या हमेशा ऐसा लगता है KSP इक्वल्स टू S स्क्वायर ही होगा? नहीं, ये सॉल्ट पर डिपेंड करेगा। क्या होगा चलिए देखते हैं, और क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। अगर हम वो देखें तो इंस्टेड ऑफ यानी सॉल्ट अगर मैं अलग अलग लूं, जैसे Ag2Cl, ये कोई सॉल्ट Ag2CrO4, क्या हो जाएगा ट्वाइस Ag प्लस CrO4 2 माइनस। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो अब इसकी कंसंट्रेशन S नहीं 2S और इसकी S, तो इस बार आपके KSP क्या हो जाएगा, Ag प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर CrO4 2 माइनस 2S का स्क्वायर S यानी 4S। यहाँ पर रिलेशन अलग है, यानी सॉल्ट की स्टोइकियोमेट्री पर डिपेंड करेगा कि KSP S स्क्वायर होगा या 4S क्यूब होगा। और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, लेट्स से यहाँ पर अगर हम लें तो आर्सेनिक सल्फाइड,
ट्वाइस AS 3 प्लस 3 टाइम्स S 2 माइनस क्या होगा 2S 3S 2S का स्क्वायर 3S का क्यूब इक्वल्स टू KSP 4 प्लस 27 108 S की पावर 5। आप चाहो तो एक और केस है तो BX AY BX टाइम्स प्लस Y टाइम्स X माइनस X टाइम्स S Y टाइम्स S KSP इक्वल्स टू X टाइम्स S की पावर X Y टाइम्स S की पावर 1 सिंप्लीफाई कर सकते हो। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस इस पर आते हैं। KSP दे रखा है तो S निकालो और S दे रखा है तो KSP निकालो। इवन इक्वेशंस जो हैं pH कैलकुलेशन से ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ अच्छी बात क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही सब्सटेंस है और वो भी सॉलिड है, तो डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं होती। सोचो आप यहाँ पर S की पावर 5 का भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि और कोई टर्म ही नहीं है, तो आपको 1/5 रूट लेना है। अदरवाइज डिनोमिनेटर में कोई टर्म होती तो फिर अगेन हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ कैलकुलेशन भी आसान ही होती है। चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसी पर फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर्टिकुलरली यहाँ पर, फाइंड KSP ऑफ AgCl if its saturated solution contains, सैचुरेटेड इसलिए कि मैक्सिमम जितना डिसॉल्व हो सकता है इस, यानी सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली उसी केस में होगी। कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स इन मोल्स पर लीटर, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर। चाहो तो उसमें एक लाइन और एक लिख देना जो मैंने ऐसे लिखा है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर फॉर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन सैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम जितना डिसॉल्व हो सकता है। फॉर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन if its saturated solution contains 1.435 milligram per liter AgCl। सिल्वर का एटॉमिक मास 108, क्लोरीन का 108, क्लोरीन का 35.5 मिलीग्राम पर लीटर। फाइंड आउट क्या करना है, KSP। बेसिकली सॉल्युबिलिटी आप ये भी कह सकते हो कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पॉसिबल नहीं। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है, इससे ज्यादा आप डाल कितना भी सकते हो लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगा। पानी में आप AgCl कितना, आपने AgCl जो है बहुत सारा डाल दिया, 100 ग्राम डाल दिया, बट डिसॉल्व पर लीटर केवल कितना ही होगा, 1.435। चलिए ये बताता हूँ। तो पहले तो ये मिलीग्राम पर लीटर है, मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी S निकालना होगा। तो 1.435 मिलीग्राम को ग्राम में -3 डिवाइडेड बाय 143.5, तो 10⁻⁵
ये क्या आ गई सॉल्युबिलिटी। KSP क्या हो जाएगा AgCl के केस में, KSP इक्वल्स टू S स्क्वायर, तो आंसर इज 10⁻⁻⁻। ये एग्जैक्ट है वैसे तो ये डेटा कि AgCl की सॉल्युबिलिटी होती भी इतनी है, यानी बहुत कम है। अब आप सोचो 1 लीटर पानी में AgCl कितना डिसॉल्व हुआ है, 1.43 मिलीग्राम है, ग्राम भी नहीं है। 1 ग्राम आप सोचो कितना होता है, ये तो उसका भी 1000 पार्ट, बस उससे थोड़ा सा ज्यादा कह सकते, यानी इतना कम पानी में डिसॉल्व हो रहा है। 1 मिलीग्राम आप मेजर भी नहीं कर पाओ, आप मेजर भी नहीं कर पाओ। जो ज्वेलरी शॉप्स होते हैं ना, वहाँ पर भी जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी मिलीग्राम में ही मेजर करते हैं, और उनमें भी 1-2 मिलीग्राम का डेविएशन तो वहाँ पे भी आ जाता है, जबकि उनका इक्विपमेंट जो होता है सोफिस्टिकेटेड होता है, तो उनमें भी मिलीग्राम का तो एरर वहाँ पे भी आ जाता है। आप सोचो, तो ये तो बहुत कम सॉल्युबिलिटी है। हवा से भी इतना तो वेट, हवा के चलने से भी इतना तो डिफरेंस उससे ज़्यादा आ जाता है। चलिए इसकी बात करते हैं। KSP PbI2 का, PbI2 सॉलिड, Pb +2 + 2i- सॉल्युबिलिटी S 2S, KSP इक्वल्स टू S इंटू 2S का स्क्वायर 4s³ दे कितना रखा 332 इंटू 10⁻⁻12, 8 का क्यूब रूट करोगे तो 2 इंटू 10⁻⁻। एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड KSP ऑफ Ag2CrO4, Ag2CrO4 if its saturated solution contains 8 into 10⁻⁻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 ⁻
-5m Ag plus ion. 8 into 10 raised to power -5m Ag plus ion. Ag plus ions की कॉन्सेंट्रेशन देखिए, KSP निकालना है। क्या ये सॉल्युबिलिटी है Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन? नहीं, क्योंकि Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 2s, तो ये 2s के बराबर है। यही मिस्टेक होती है, हम इसे कॉन्सेंट s मान लेते हैं, ये 2s है तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? s की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे, s इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻5। अब आप चाहो तो KSP इक्वल्स टू 4s3, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करो तो 4 इंटू 10⁻⁻5 का क्यूब, जो भी आ रहा 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 256 इंटू 10⁻⁻15। हाँ, एक दूसरा तरीका भी, s बिना s निकाले भी कर सकते हो आप। वो कैसे? ये पता है कि Ag प्लस की जितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी उसकी हाफ किसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी? क्रोमेटाइन की उसकी हाफ होगी। तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 8 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर, क्रोमेटाइन की 4 इंटू 10⁻⁻5, 64 इंटू 4 वो 256 इंटू 10।
ठीक है। देन यहाँ पर भी वही कॉमन आयन इफेक्ट और वो सारे केसेस यहाँ पे भी आएंगे, जैसे एसिड बेस में कॉमन आयन इफेक्ट होता था, लिखिए कॉमन आयन इफेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, कुछ अलग से नहीं। फाइंड solubility of AgCl in 0.1 m Cl ion solution। यानी सॉल्यूशन में ऑलरेडी Cl आयन प्रेजेंट है, कहीं से भी आ सकते हैं, जैसे NaCl से भी आ सकते हैं। तो Cl आयन का सॉल्यूशन है और अब आप उसमें AgCl डिसॉल्व कर लो। KSP गिवन है 10⁻⁻ KSP ऑफ AgCl। NaCl का नहीं, यहाँ KSP किसका होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। तो AgCl Ag प्लस Cl माइनस, ऑलरेडी Cl आयन कितने 0.1 मान लेते हैं। अब इसके कितने मोल्स डिसॉल्व हुए, S। KSP तो वही रहेगा 10⁻⁻2 S 0.1 प्लस S के लिए सॉल्व करना है। क्या लगता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी क्या? नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी पहले ही बहुत कम होती है, हमें पता है। और यहाँ पर तो क्या लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट, तो S जो है वो 0.1 के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा, बहुत इजीली नेगलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई 10⁻⁻9। सोचो यही अगर ये Cl आयन नहीं होता, 0.1 नहीं होता, तो S² 10⁻10, तो S की वैल्यू आती 10⁻5, लेकिन अब कितनी आ रही 10⁻9, अच्छी खासी कम हो गई 10⁻5 से 10⁻9। आप सोचो ये कितने टाइम्स कम, 2 टाइम्स नहीं है, 5 से 9 नहीं है, 10,000 टाइम्स कम हुई है, अच्छी खासी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पर मोस्टली ये S नेगलेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लो। नेगलेक्ट करने के बाद जो वैल्यू आई है उसे पुट करके देख लो क्या सही नेगलेक्ट किया है या नहीं किया। बट हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन में ये जो S है वो नेग्लिजिबल होता है, बट जेई में जो क्वेश्चन जेई वालों ने दिया था वहां पर नहीं था। तो जेई में नहीं था, बट जेई में भी एक क्वेश्चन नहीं था, बाकी मोस्टली जेई में भी होता है, बट फिर भी चेक करना होगा। देन इसी में नेक्स्ट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, मतलब दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को हम एक साथ डिसॉल्व कर रहे हैं। अगर इन दोनों स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में कोई भी आयन कॉमन नहीं है तो आप ये सोचो कि उनको आप अलग अलग कंटेनर में डिसॉल्व कर रहे हो, क्योंकि फिर उनका एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर उन दोनों स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में कोई भी एक आयन कॉमन है तो वो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे दो वीक एसिड लगाते हैं, क्यों वीक एसिड एक दूसरे पर कॉमन आयन इफेक्ट लगाते हैं, क्योंकि दोनों में H+ कॉमन होता है। तो अगर दो सॉल्ट जिनमें कोई भी एक आयन कॉमन है तो वो एक दूसरे पर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे। जैसे वीक एसिड को सॉल्व करते हो वैसे ही आपको करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड simultaneous solubility of AgCl and AgBr। Just a minute.
डेटा ऐसे ही दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है सही हो। दोनों का हमें केएसपी दे रखा है, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगी, ये सॉरी। चलिए करके देखते हैं। मान लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी S1 S1 S2 S2, लेकिन सॉल्यूशन में H प्लस आए S1 प्लस S2 S1 प्लस S2, क्या इक्वेशन बनेगी? S1 प्लस S2 इंटू S1 इक्वल्स टू 10⁻⁻10, S1 प्लस S2 इंटू S2 0.21 इंटू 10⁻⁻10। दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, तो S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर 1.21 इंटू 10⁻⁻10, स्क्वायर रूट निकालना है, 1.21 का स्क्वायर रूट 1.1 इंटू 10⁻⁻5। S1 प्लस S2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से S1 और यहाँ से S2 निकल के आ जाएगा, यहाँ से S1 और यहाँ से S2 आ जाएगा। कर सकते, कोई आसान बात, आसान सही है। इजीली S1 की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻5 अपॉन 1.1 और S2 की वैल्यू ठीक है, थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन ये पार्ट था सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। अभी इसमें और भी कुछ है, अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट किया है। सिंपल से केसेस हमने लिए, कॉमन आयन इफेक्ट, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी कैसे निकालनी होती है, केएसपी का क्या कनेक्शन है, बट इसमें कुछ और पार्ट्स भी है, प्रेसिपिटेशन से रिलेशन है इसका, वो क्या है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक फिर से कहूँगा होमवर्क को करते रहो, अच्छी तरह से होमवर्क को करो, बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हुआ है ये नहीं हुआ है। जनरली स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, मार्क नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि हमसे बहुत सारे हो गए, नहीं शीट में दिखना चाहिए कि ये हो गया ये नहीं हो गया। ज़्यादा अच्छा हो पेज नंबर भी लिख दो कि रजिस्टर के किस पेज पर वो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। जब पूरा सॉल्व हो तभी उसकी नंबरिंग डालें कि हाँ ये पूरा आपसे सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू।